नमस्कार, मैं रजनीश आचार्य केशराय पाटन जिला बूंदी राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत राजकीय माध्यमिक विद्यालय ईश्वर नगर केशराय पाटन जिला बूंदी में कार्यरत हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता BA, MA शिक्षा शास्त्री एवं साहित्य संस्कृत में मैंने आचार्य किया हुआ है। मैं अपने जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा जन्म 16 फरवरी सन 1978 में हुआ। जब मैं 1 वर्ष का था तभी मेरे पूरे शरीर में बुखार आ जाने के कारण जब मेरे शरीर पर इंजेक्शन लगाया गया, जिस कारण से मेरे शरीर के आधे भाग में ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। इसके कारण मैं चलने फिरने में असमर्थ रहा और 1 वर्ष की आयु में वैसे बच्चा चल भी नहीं पाता है, तो वो समझ नहीं पाए। बाद में पता चला डॉक्टरों के द्वारा कि इसको पोलियो हो चुका है, इसका एक हाथ और एक पाँव अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। तो मेरे उसी पश्चात 2 साल के पश्चात मेरी जो छोटी बहन है 1980 में उनका जन्म हुआ। तो हम दोनों भाई और बहनों को लेकर के गोदी में ले जा कर के वे मेरे माता पिता दोनों इंद्रगढ़ माता जी जो स्थानीय बूंदी ज़िले में ही हैं, वहाँ पर लगभग 300-400 सीढ़ियाँ चढ़ करके हमें गोदी में लेकर के वहाँ जाते थे और वहाँ पर ढोक दिलवाते थे और कहा जाता था कि वहाँ पर अच्छे बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो ऐसी धारणा के तहत वहाँ पर इंद्रगढ़ माता जी हम जाने लगे। मैं छोटा था तो मेरे पापा ने या मेरी सिस्टर ने बताया कि ऐसा हुआ कि तब मेरी माँ ने बीजासन माता जी के सामने मुझे रखा और कहा कि ये बच्चा कैसे इस जीवन में जी पाएगा, अच्छी प्रकार से नहीं जी पाएगा, हे माँ इसको उठा ले। तब मेरे पिताजी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे एक ही बेटा है और एक ही बेटा रहेगा। यानी कि मेरे भाई और बहन हम दोनों के पास कोई संतान नहीं की उन्होंने, और हम दोनों भाई और बहनों को अच्छी प्रकार से पालन पोषण किया और उनके हौसले की वजह से मैं धीरे धीरे चलने लगा। इसके पश्चात मैं अपनी पढ़ाई के बारे में बताना चाहूँगा कि जब मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता था तो मैं कक्षा 10वीं में फ़ेल हो गया। फ़ेल होने के पश्चात मेरे ही क्लास टीचर ने मेरी माताजी से कहा कि भाई कि ये आपका बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाएगा, तो इसको क्या पढ़ाते हो, इसको कोई और काम सिखाओ। तो मेरी माताजी ने कहा कि मेरा तो एक ही बेटा है, जैसा भी पढ़ेगा वैसा पढ़ लेगा, आगे भगवान की मर्ज़ी। तब मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो फिर मैंने खूब पढ़ाई करनी की, परंतु मेरा दिमाग इतना मजबूत इतना नहीं था, शायद मैं कमज़ोर था। तो मैंने बहुत मेहनत करने के पश्चात भी मैंने कक्षा 10वीं में 35% अंक ही प्राप्त किए। 35% अंक प्राप्त करने के पश्चात मैंने विचार किया कि भाई अपन में तो बुद्धि कम है, तो अपन को क्या करना चाहिए। मैंने संस्कृत विषय ली। 11वीं में संस्कृत विषय लेने का सिर्फ एक ही कारण था कि मैं पास हो जाऊँ। जैसे मैंने संस्कृत विषय ली तो मेरी माताजी को मैंने बताया कि भाई मैंने संस्कृत विषय लिया है। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया, इस बहाने तू भगवान का नाम भी लेगा, भगवान की बातें पढ़ेगा, अच्छा इंसान बनेगा। उनको बहुत खुशी हुई संस्कृत विषय लेकर, पर मेरा उद्देश्य सिर्फ पास करना था। फिर धीरे धीरे मैंने कक्षा 12वीं पास की। 12वीं में का एक वाक्य मैं सुनाना चाहूँगा। आज मुझे याद है कि मेरे प्रथम टेस्ट में 10 में से 10 अंक प्राप्त हुए। तो जब 10 में से 10 अंक प्राप्त हुए तो मेरे दोस्तों ने बताया कि तेरे 10 में 10 अंक प्राप्त हुए हैं। तो मैंने गर्व के साथ अपने संस्कृत वाले सर से पूछा कि सर मेरे संस्कृत में कितने अंक आए। तो कहा कि हाँ किसकी नकल की। यानी वो मुझे ये नहीं मान पाए कि मेरे संस्कृत में 10 में 10 अंक आ सकते हैं। शायद वो भी मुझे कमज़ोर मानते थे। फिर दिन समय बीतते चले गए। मैंने राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटा से मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, BA 3 वर्ष का और MA संस्कृत में की। तो 1997 से 2001 तक मैंने राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटा में मैंने अध्ययन किया। मैं उस समय मुझे लगता था कि मेरे को जान पहचान बढ़ाने का शौक़ था काफ़ी। तो मैंने उस समय जो हमारे स्थानीय जो अध्यक्ष रहे विशाल जी जोशी, और इसके अलावा शिवकांत जी नंदवाना, और इसके अलावा उमाशंकर जी शर्मा, तो ये सब उनका साथ भी मुझे मिला और मैंने काफ़ी पहचान बनाई। पर मुझे 2001 के बाद ही जैसे मेरी कॉलेज लाइफ बीती तो मुझे लगा अरे हम क्या करें, गवर्नमेंट जॉब करें क्या करें। तो मुझे उस समय पढ़ाने का शौक़ था। तो मैंने पढ़ाने का शौक़ था तो मैंने कहा चलो पढ़ाई कर लेते हैं। तो पढ़ाई कर लेते हैं अर्थात मैंने पढ़ाई करवाने का मेरी इच्छा हुई कि मैंने चलो अपनी पढ़ाई हो गई तो अपन इमानुएल, मैंने एक स्थानीय केशराय पाटन में एक इमानुएल स्कूल था
तो उसमें मैंने प्राइवेट स्कूल शिक्षक की नौकरी की। तो मैंने वहाँ पर जब मैं पढ़ाने गया तो शुरू में मैं पढ़ा नहीं पाया। तो वहाँ पर स्थानीय विद्यालय के जो शिक्षक थे श्री अनिल जी, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आज आप सिर्फ परिचय ही पूछो बच्चों का, जिससे आपका भय निकल जाएगा। मैंने बच्चों के नाम पूछे, पूछते पूछते मुझे जो मेरे को पढ़ाना था वो मुझे याद आया और मैंने उनको अच्छे प्रकार से संस्कृत पढ़ाया। पढ़ाने के बाद मेरी वहाँ नियुक्ति हो गई कि चलो ठीक है तुम पढ़ाओ इस वर्ष। तो मैंने पढ़ाया, काफ़ी अच्छा प्रयास करा मैंने पढ़ाने के लिए, पर उसी समय मेरे को पढ़ाने का तो जुनून था ही सही। तो मैंने क्या किया कि 12वीं की कक्षा को मैंने ट्यूशन पढ़ाना प्रारंभ किया और 35 विद्यार्थी मेरे कोचिंग में आ गए और कोचिंग का नाम मैंने रखा देववाणी संस्कृत क्लासेस। कोचिंग करवाते गया तो एक बात कहना मैं भूल गया कि मैंने कक्षा 11वीं में जब मैंने देखा कि जब मैं 11वीं में पढ़ता था तो उस समय एक नाटक की पुस्तक चलती थी। उस नाटक की पुस्तक में 12 पाठ थे। उन 12 पाठों को मैंने पढ़ा और पढ़कर इतना अच्छे प्रकार से याद कर लिया कि मैं उस 11वीं में पाठों को मैं पढ़ा सकता हूँ। पर जब मैं 11वीं में था तो मैंने इतना सोचा नहीं, पर वो शायद वो मेरी खूबी मुझे नज़र आई। कहते हैं ना कि किसी ने सब में एक न एक गुण होता है। मैंने अपना गुण पहचाना कि शायद मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ। फिर मैंने 2002 में मेरे पास एक विद्यार्थी कृष्णानंद गोस्वामी जी आए और कहा कि सर आप हमें पढ़ाइए। मैंने कहा मैं तो सिर्फ 12th तक ही पढ़ा सकता हूँ, फाइनल तक पढ़ाने की मेरी इतना अध्ययन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर आप ऐसा कीजिए, 5 दिन तो पढ़ाइए, यदि आप अच्छा पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो कोई बात नहीं। फिर मेरे पास 2-5 बच्चे आने लगे और उनको मैंने पढ़ाना शुरू किया और मैंने इतना अच्छा पढ़ाया कि शायद वो 5 की जगह काफ़ी बच्चे आए। और उस वर्ष मेरे पास सन 2002 में 100 बच्चे पढ़ने लगे, 100 विद्यार्थी पढ़ने लगे। और पढ़ाने का कारण ये नहीं था कि स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि आप पढ़ाइए। पढ़ाने का कारण ये रहा कि जो अन्य कोचिंग चलती थी उस कोचिंग वाले ने कहा कि पढ़ाने के लिए पर्सनालिटी होनी चाहिए। कोई विकलांग व्यक्ति कोई पढ़ा सकता है क्या? मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर वो बात मुझे चुभ गई कि नहीं, अपन को पढ़ाना आना चाहिए। मैं दिखने में छोटा दिखता था, हाइट मेरी थोड़ी कम है 5 फुट, तो लोग नहीं, क्लास कंट्रोल होना चाहिए टीचर में, ऐसा वैसा। तो फिर मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया। 2002 से मैंने पढ़ाना अनवरत जारी रखा। 2006 में जब प्रथम बार शिक्षा राजस्थान में प्रथम बार शिक्षा शास्त्री एग्ज़ाम हुआ तो मैंने सोचा अपन शिक्षा शास्त्री बीएड कर लेते हैं। तो मैंने शिक्षा शास्त्री बीएड की। 2006-07 में मैंने राजकीय माध्यमिक विद्यालय नहीं, एमडी मिशन कॉलेज कोटा से मैंने शिक्षा शास्त्री की डिग्री प्राप्त की। इसके पश्चात मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया और मुझे लगा कि अपन पढ़ाते पढ़ाते क्यों ना हम गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें। तो फिर मैंने 2006-07 से मैंने 2-3 वर्ष तक लगातार कोचिंग के साथ ही मैंने अध्ययन अपना जारी रखा, स्व अध्ययन। तो मेरा 2010 में प्रथम श्रेणी व्याख्याता संस्कृत में मेरा चयन हो गया। राजस्थान में मात्र विकलांग की एक ही सीट थी, कुल 100 पद थे। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, पद तो मैं सफल हो गया। इंटरव्यू के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हुआ तो एक पद के लिए 3 विद्यार्थी लिए जाते हैं। तो मेरा उस समय उसमें नहीं हो पाया, मैं असफल हो गया, थोड़ा निराश हुआ। मैंने कहा हो सकता है रजनीश कि तू नौकरी नहीं लग पाएगा गवर्नमेंट जॉब, तो ऐसा करते हैं, मैंने देववाणी संस्कृत क्लासेस का स्वरूप बदल करके मैंने देववाणी पब्लिक स्कूल रखा। यानी कि मैंने देववाणी पब्लिक स्कूल खोला तो मैंने पूरी सुविधाओं के साथ वो विद्यालय खोला। विद्यालय खोलने के पश्चात मैंने देखा कि विद्यार्थी आ रहे हैं और मैंने जो पढ़ाता था उसका बैकअप भी मुझे मिला, क्योंकि मेरे कोचिंग में लगभग 250-300 पर ईयर स्टूडेंट्स पढ़ते थे। तो उनके बैकग्राउंड से और सभी से तो मेरे प्रथम वर्ष में लगभग 75 से 100 बच्चे हो गए और जब मैंने और दूसरे वर्ष में मेरे 200-250 बच्चे पढ़ने आने लगे। 2012 में एक अचानक एक विपदा आ पड़ी मुझ पर कि मेरी माताजी का देहांत हो गया 14 सितंबर 2012 को। बहुत दुख हुआ। उसी वर्ष मेरी बहन जो है उनका भी जो विवाह हुआ था उसमें भी संबंध विच्छेद हो गया। तो काफ़ी हम तीनों लगभग अकेले हो गए। हम तीनों ने अकेलापन महसूस किया, मैं, पापा और बहन। हम दुखी रहे, पर चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना ही है, ज़िंदगी रुकती नहीं है। तो फिर मैंने कहा, मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा कर, तू कोचिंग छोड़, स्कूल छोड़ और अब नौकरी कर। मैंने कहा नौकरी? मेरी माताजी की गवर्नमेंट जॉब थी, एनएम थी, तो उनकी जगह पर मुझे एलडीसी की नौकरी प्राप्त होनी थी। मैंने कहा पापा मुझे पसंद नहीं है एलडीसी की नौकरी, बढ़िया पर्याप्त कोचिंग चल रहा है, स्कूल चल रहा है, कि नहीं नौकरी करना है तुझे, सरकारी नौकरी की वैल्यू होती है। मैंने कहा ठीक है पापा। तो मैंने सरकारी नौकरी की और करी। तो मेरे को लगा 2013 में जब मैंने नौकरी की तो उसके पश्चात ही मेरा 11 जुलाई 2013 में मेरा विवाह 12 ज़िले में मैं प्रियंका कौशिक जी के साथ हुआ। विवाह होने के पश्चात मैंने 2013 से 2015 तक मैंने संघर्ष किया, जैसे तैसे मैंने अपने
भाई ठीक है भाई, विवाह भी हो गया है, बालक भी हो गया 2014 में राम। तो मैंने कहा कि भाई हमें तो भाई गृहस्थी चलानी है तो नौकरी तो करनी पड़ेगी। पर मैं 2 साल बहुत मुश्किल से कर पाया नौकरी, बहुत मुश्किल से किया मैंने नौकरी करने के पश्चात मैंने 2015, आज भी मुझे याद है 2 साल पूरे हुए थे 15 में, और मैंने अक्टूबर तक कह दिया था 15 में कि मैं नौकरी नहीं कर पाऊँगा। तो मेरी पत्नी की अहम भूमिका रही, उन्होंने कहा कि ऐसा करो नौकरी छोड़ दो। मैंने कहा नौकरी छोड़ दो, तुझे चिंता नहीं है इस बात की? कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप नौकरी छोड़ दो। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को आत्मसम्मान नहीं मिलता था। मुझे एलडीसी की नौकरी में पेचीदा कार्य था बाबू का, भ्रष्टाचार से युक्त लगता था मुझे, तो फिर मैंने उस नौकरी को किया ही नहीं। फिर उसके बाद 2000 अब अक्टूबर 15 से लेकर के लगभग 2 साल 3 साल तक मैंने 17 तक मैंने खूब मेहनत की। खूब मेहनत करने के पश्चात मेरा चयन वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत में ईश्वरनगर में हो गया। 28 सितंबर 2018 को मैंने यहाँ पर नियुक्त हुआ, और आज भी वर्तमान में मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों बच्चे लगभग अध्यापक हैं, टीचर्स अध्यापक हैं, वरिष्ठ अध्यापक हैं, एचएम हैं, जिनमें अंकिता गौतम जो चरकपाड़ा में एचएम हैं, रामलाल जो कापरेन में एचएम हैं, इसके अलावा भी प्रियंका आसावत जो व्याख्याता हैं रामगंज मंडी में, विजय लक्ष्मी चंदेल जो कापरेन में व्याख्याता हैं, इसके अलावा राम रूप, राजा राम, हंसराज, भगवती, धनराज इत्यादि अनेक, नंद बिहारी इत्यादि अनेक विद्यार्थी हैं। बहुत से विद्यार्थी जैसे बीएसएफ में हैं, जो जैसे हीरालाल पुलिस में है, चंद्र प्रकाश, सुरेश, राधेश्याम इत्यादि काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़े, और उनसे मुझे बहुत सम्मान भी प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ाने के साथ साथ मैं उनको संस्कारित रूप में भी मोटिवेट करता था, और शायद इसी का मुझे फल मिला कि लोग भी मेरा सम्मान करते हैं। इसके बाद ऐसे जर्नी चलती गई। और आप कहिए इसके बाद आप क्या पूछना चाहते हैं? जी, सफलता का मंत्र तो यही है कि सभी काम को छोड़कर सिर्फ पढ़ाई को पूरा करें, पढ़ाई में पूरा ध्यान रखें। मेरा पर्सनल सफलता का मंत्र ये है कि मैंने सब काम छोड़ दिए और सिर्फ पढ़ाई को टारगेट बना करके मुझे कैसे भी करके नौकरी लगनी है, तो मैंने सब काम छोड़ करके सिर्फ पढ़ाई का कार्य किया। अपने आप को 2-2.5 साल तक एक कमरे में बंद कर लिया, और सिर्फ पढ़ाई के माहौल के अलावा मैं कहीं बाहर नहीं निकला। दिन रात लगभग 14-15 घंटे की पढ़ाई मैंने 3 वर्षों तक की। यहाँ तक कि जो मेरा बच्चा जो बड़ा बालक है राम, वो उसका जन्म हुआ और लगभग 3 साल का हो गया। मैंने उसका बचपन भी नहीं देख पाया कि वो कैसे बड़ा हुआ। वो उस बच्चे को साथ में लेकर के ही जो मेरी धर्मपत्नी वो पारिवारिक कार्य को पूर्ण करने लगी, और उसका भी धन्यवाद। इसके पश्चात मैं ऐसे वैसे करके मैं टीचर तो बन ही गया। अब इसके बाद आप पूछ रहे हैं रोल मॉडल है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। मेरा ऐसा मानना है कि सभी सत्संग देते हैं, सभी कुछ ना कुछ करते हैं, मगर जितने भी संत हैं वो सब ज्ञान बांटते हैं। बाकी मैंने देखा कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो हैं वे लगभग 3000 लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाते हैं अपने ही खर्चे पर। वो कैसे करते हैं मैनेज? तो मेरे रोल मॉडल श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, मैं उनसे मिलना चाहूँगा एक बार। प्रेरणा तो मेरे को हर जगह मिलती है। कहते हैं कि सब प्रेरणा तो कहीं से भी हम ले सकते हैं, छोटे से बड़े से। सर्वप्रथम मेरी जो पहली प्रेरक रही हैं वो हैं मेरी माँ। उनसे मैंने संघर्ष सीखा, क्योंकि मेरी माँ को यहाँ केशराय पाटन में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक गांव, आसपास के समस्त गांव मेरी माँ को गीताबाई के नाम से जानते थे, और उनसे मैंने बहुत संघर्ष सीखा कि कैसे ज़िंदगी में जिया जाता है। इसके बाद में मेरे पिताजी से मैंने ये सीखा कि आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। वो प्रतिदिन 4 बजे उठते हैं और 4 बजे उठ के अपने समस्त कार्य करते, भजन चलाते, पेड़ों को गले लगाते हैं, प्रकृति से काफ़ी प्रेम करते हैं। आपने पीछे देखा कि ये प्रकृति जो आप पौधों का नज़ारा देख रहे हैं, ये सब मेरे पिताजी की, जिनकी आयु वर्तमान में भी 78 वर्ष है। आज भी वे इन पौधों से इतना प्यार करते हैं कि पौधों को पानी पिलाना है, बहुत सारे कार्य करते हैं। तीसरा प्रेरक मेरी रही है मेरी बहन, क्योंकि जब भी मैं परेशान हो जाता था, मुझे लगता था कि भाई मैं विकलांगहीनता से ग्रस्त हो जाता था, तो मेरी बहन कहती थी तू सबसे अलग है। जब 10 लोग भाषण देंगे तो तुझे अलग से देखा जाएगा, गिना जाएगा, तेरे से लोग प्रेरणा प्राप्त करेंगे। शायद उसी के बलबूते में आज पढ़ा रहा हूँ। और चौथी अंतिम प्रेरणा मेरे को मेरी पत्नी द्वारा ही प्राप्त हुई है, क्योंकि यदि मेरी धर्मपत्नी मुझसे नहीं कहती कि आप नौकरी छोड़ दो, तो मैं शायद न तो मैं आपको अभी इंटरव्यू दे रहा होता, न ही मैं इतना खुश होकर मैं पढ़ा रहा होता। शायद बाबू की ज़िंदगी में मेरी कहीं गुमनाम ज़िंदगी हो जाती।
तो इसलिए मेरी धर्मपत्नी की उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप लगोगे और ज़रूर लगोगे, गवर्नमेंट जॉब तो आपकी पक्की है। इसके बाद आपने पूछा कि गलतियाँ तो मैं ये कहूँगा कि जब मैं छोटा था तब मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। तो मेरे दोस्त थे एक जो पान की दुकान लगाते थे, तो मैंने कहा कि चलो एक बार ऐसा करता हूँ मैं भी पान की दुकान लगाऊँ। मम्मी काफ़ी पान की दुकान में काफ़ी पैसा है, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक चांटा मारा कि पान की दुकान लगाएगा, तेरे को इसलिए पढ़ा रहे हैं क्या हम। तो एक गलती तो ये भी थी छोटी सी। और एक गलती और है कि मैं बाल्यावस्था में खूब वीडियो गेम, उस ज़माने में वीडियो गेम नया नया ही आया था, तो वीडियो गेम खेला करता था और काफ़ी पैसे खर्च कर दिया करता था इसमें। इसके लिए मुझे काफ़ी डांट पड़ा करती थी कि पढ़ाई तो करता नहीं है और वीडियो गेम खेला करता है। इसके बाद आपने पूछा कि भविष्य में क्या करना है। भविष्य में बस मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे यूट्यूब पर मैं अपने संस्कृत के जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, मैं इसको यूट्यूब के माध्यम से लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, ताकि मेरे मरने के पश्चात मेरा ज्ञान मेरे साथ ही न चला जाए। जो भी मैंने थोड़ा बहुत प्राप्त किया है वो यूट्यूब के माध्यम से अन्य विद्यार्थी भी ग्रहण सब कर सकें। इसके लिए मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, देववाणी संस्कृत ज्ञान चैनल, जिसमें लगभग अभी 1000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं। तो उसको अगर आप देखना चाहेंगे तो आप यूट्यूब पर #RAJNISHDEVWANI रजनीश देववाणी सर्च करें तो आप पाएंगे। उसमें बहुत सरल तरीके से डिजिटल रूप से संस्कृत पढ़ने का तरीका, संस्कृत देखेंगे आप, पढ़ेंगे। इसके पश्चात आपने पूछा कि मेरी रुचि क्या है। मेरी रुचि वैसे तो पढ़ाना ही है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ाना। अगर कोई मुझसे कहे कि आप यहाँ से आपको कलकत्ता घूमने जाना है तो सफ़र करना है, तो शायद मैं सफ़र के लिए मना कर दूँ। सफ़र मुझे पसंद नहीं है, उसकी बजाय मैं पढ़ाना पसंद करूँगा। और इसके अलावा भी पढ़ाने के अतिरिक्त भी मेरी छोटी छोटी अभिरुचियाँ हैं, रुचि है। एक तो मेरा फ़ोटो को, मैं जो भी यादें होती हैं उनको फ़ोटो में कलेक्ट कर लेता हूँ। सन 2001 से लेकर आज 2021 चल रहा है, मैंने 20 सालों में मैंने काफ़ी फ़ोटो संग्रह किए हैं। मेरे बच्चों के साथ ग्रुप फ़ोटोज़, अखबार कलेक्शंस, सेल्फ़ी खिंचाना। सेल्फ़ी में मैं रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ 1 लाख सेल्फ़ी विद नेम, शायद 60 वर्ष तक की आयु में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं बच्चों के साथ खेलना ही मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, पुराना समय दोबारा मिले तो मैं ये करना चाहूँगा कि मैं मेरी माँ को जीवित देखना चाहता हूँ और मेरी माँ के सामने ही मैं गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता हूँ, जिससे मैं भी गर्व करूँ और मेरी माँ भी मुझ पर गर्व करे और उन्हीं के सामने मेरा विवाह हो जाता। और दूसरा, इसी में ही अगर पुराना समय आ जाता तो मैं मेरी बहन का विवाह अच्छे प्रकार से करना चाहूँगा, क्योंकि टूट गया है, उससे भी अच्छा बेटर लड़का ढूंढता। बचपन की यादें तो बस सिर्फ इतनी सी है कि मुझको आज भी याद है कि जब मेरे पिताजी शुगर मिल में नौकरी करते थे तो नौकरी से 3 किलोमीटर दूरी से वो आते थे साइकिल से, आकर के हमारे 2 रूम वाला हमारा घर था, उसमें बाहर ताला लगा दिया करते थे, ताला लगाते थे। तो हम भाई क्या करें, तो हमारे पास पैसे होते थे तो हम आइसक्रीम वाला कोई बाहर से आता था तो हम छत पे चले जाते थे और 10 पैसे फेंक दिया करते थे, वो भी हमें आइसक्रीम उछाल कर दे दिया करता था। तो कई बार आइसक्रीम पकड़ में आती थी, कई बार नहीं आती थी। तो दुखी होते थे, रोते थे, हमारे पैसे ख़राब हो गए। बाद में मैंने एक आइडिया सोचा कि कहीं ना हमने थैली बांध कर रस्सी से हम लटकाते थे तो वो 10 पैसे उसको दे देते थे, उसमें वो आइसक्रीम रख दिया करता था। ये बचपन की यादें हैं जो काफ़ी अच्छी है। अच्छा, पसंदीदा गाना तो मेरा है, ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अच्छा, कोरोना काल में मैंने ये किया है कि कोरोना काल में मैंने बच्चों के लिए काफ़ी नोट्स लिखे। मेरी आदत है कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं पूरे 100% ईमानदारी से, तन्मयता के साथ पढ़ाता हूँ। तो बच्चों के लिए मैंने बेसिक ज्ञान का नोट्स लिखा, कक्षा 10th के लिए नोट्स लिखे। यूट्यूब के लिए मैंने पिछले वर्ष से कोरोना स्टार्ट हुआ, जब से यूट्यूब चैनल प्रारंभ हुआ मेरे दिमाग में आया तो मैंने 100 से अधिक वीडियो बनाए। इसके अलावा मुझे वीडियो एडिटिंग करना आता है तो मैंने वीडियो एडिट किए। मैंने 2001 से लेकर 2021 तक के समस्त देववाणी संस्कृत क्लासेस के वीडियो, देववाणी पब्लिक स्कूल के वीडियो, राजकीय माध्यमिक विद्यालय ईश्वर नगर के वीडियो को, सभी वीडियोस को एडिटिंग करके शॉर्ट रूप में उनकी एक वीडियोस बनाए और जिसको आप अभी चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप सर्च करना चाहें तो रजनीश आचार्य, केशरापाटन जिला, बूंदी, राजस्थान सर्च करेंगे तो वो देववाणी स्कूल और क्लासेस के वीडियोज़ भी दिख जाएंगे आपको। इसके बाद आपने पूछा अच्छा कि प्रेरणा, देखो बस कोई कहता है कि भाई आपसे क्या, आपके मोटिवेशन स्पीच, बस मैं एक ही बात कहता हूँ। एक स्टूडेंट था धीरज, उसने मुझसे पूछा कि
सर मैं तो परेशान हो गया हूँ, 33 साल की मेरी उम्र हो गई है, शायद मैं नौकरी नहीं लग पाऊँगा। मैं बहुत बार प्रयास किया पर मैं नौकरी नहीं लग पाया। तो मैंने उससे एक ही बात कहा, मेरी उम्र कितनी है, कि मेरी उम्र 40 साल में मैं टीचर बना। 40 साल की उम्र में जब मेरी आयु लिखी गई शाला दर्पण पर 40 वर्ष 8 माह लिखी गई थी जब मैंने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त की। तो बस मेरा तो यही कहना है कि आप निरंतर प्रयास करेंगे तो आप निश्चित सफल होंगे, एक न एक दिन ज़रूर सफल होंगे। और आज आप लोगों की दुआएं और आशीर्वाद से प्रत्येक केशराय पाटन ही नहीं वरन जिला बूंदी और कोटा भी में भी मुझे संस्कृत के पढ़ाने के रूप में मुझे जाना जाता है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उन समस्त विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और समाज सेवा के रूप में आपने पूछा, तो समाज सेवा तो यही है कि मैं 2001 से लेकर 2021 तक मैंने आज तक अभी तक वर्तमान तक एक हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा में लाखों लोग आते हैं स्नान करने के लिए, तो उनके पानी पिलाने की व्यवस्था देवानी संस्कृत क्लासेस के प्याओ द्वारा या देवानी पब्लिक स्कूल के प्याओ द्वारा वर्तमान तक की जा रही है। इसके अलावा कहा कि भाई मुझे केशव की भक्ति अधिक प्रिय है, तो यहाँ पर केशराय पाटन में लगभग 1 लाख रुपए की तस्वीरें बनाकर प्रत्येक घर में, प्रत्येक ऑफिस में, प्रत्येक कार्यालय, जितने भी संस्थान हैं सभी में वितरित की गई है, ताकि सभी लोग ईश्वर की श्रद्धा से युक्त होवें, अच्छे इंसान बने। और अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा, कितने भी आए आंधी तूफ़ान हाथ उठाए रखो, कितना भी हो दलदल पैर जमाए रखो। अरे कौन कहता है नहीं रुकता छलनी में पानी, अरे कौन कहता है नहीं रुकता छलनी में पानी, बर्फ़ जमने तक आज जमाए रखो। धन्यवाद, धन्यवाद। हरि